हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आज हम करने वाले हैं टेम्परेचर। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। हम कंटेंट के साथ पीवाईज क्यूज भी करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर और जो हमारे उष्मा है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उष्मा क्या होती है। कि उष्मा उष्मा क्या है कि एक ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर में हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर में हम देखते हैं कि कितना ठंडा है और कितना गर्म है। वो वो डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर हमारा माइनस में हो सकता है, लेकिन उष्मा क्या है कि उष्मा एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी हमें जहाँ पे देखने को मिले। जैसे कि उष्मा किसी भी तत्व या किसी वस्तु की जो ऊर्जा की मात्रा है, उसे हम बोलेंगे। ऊर्जा की जो मात्रा है ना, कितनी ऊर्जा है उसके अंदर, उसको हम बोलेंगे उष्मा। लेकिन तापमान या किसी वस्तु का गर्म कितनी है वो, या फिर वो कितनी ठंडी है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर। और ये इसे हम गतिज ऊर्जा का माप माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम देखें ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। जैसे कि अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु में ऊर्जा क्या क्या आता है, स्थानांतरण होता है। जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जैसे कि परिचालन, चालन हो गया, संवहन हो गया, या विकिरण की जो प्रक्रिया है उनके द्वारा। इसके अलावा और भी प्रक्रिया है जो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। वो सारी की सारी क्या है, वो ट्रांसफर ऑफ हीट है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है, ठीक है। वो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से हो रहा है हमारे वायुमंडल में। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल का गर्म तथा ठंडा होना, यानी कि वायुमंडल जो है हमारा किस तरीके से तो गर्म होता है और किस तरीके से ठंडा होता है। तो सबसे पहले हमें ग्राउंड रेडिएशन, जैसे कि हम हीट बजट में हम कर चुके हैं कि ग्राउंड रेडिएशन जो हमारी है पार्थिव किरण द्वारा क्या होता है, हमारा जो है एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। और प्रतिलोमन विकिरण, अब प्रतिलोमन विकिरण या आकाशीय विकिरण हम क्या कैसे पढ़ते हैं या क्या होता है। तो जैसे कि सूर्य से है हमारे पास, सूर्य से जो हमारे पास एनर्जी आई, ठीक है, हमारे धरातल पर, पृथ्वी पर। और पृथ्वी से फिर वापस वो क्या हो रही है, पार्थिव विकिरण हम इन्हें बोलेंगे, जो वापस जा रही है पृथ्वी से, जो टकरा कर वापस किरण जा रही है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब एटमॉस्फेयर में भी कुछ धूल कण है, उनसे टकराकर वापस वही जो पहले क्या आएगी, सूरज से टकरा के सूरज से आएगी वो पृथ्वी में, और पृथ्वी से टकराकर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से वापस जब नीचे आ रही है ना, उनको हम बोलेंगे आकाशीय विकिरण या काउंटर रेडिएशन, उनको हम बोलेंगे। उसे हम प्रतिलोमन विकिरण भी बोलते हैं या स्काई रेडिएशन भी बोलते हैं। इन चीज का हमें ध्यान रखना, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वायुमंडल का गर्म तथा ठंडा होना विभिन्न प्रक्रियाओं पर आधारित है। ये विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया उन पर आधारित है। इसमें पार्थिव विकिरण आ गया, परिचालन आ गया, पार्थिव संवहन आ गया, संघनन आ गया, ठीक है, कंडेंसेशन, एडियाबैटिक जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो आ गया। वो आगे हम एक एक करके अभी इनको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष सूर्यताप से वायुमंडल का गर्म होना, ये आप सभी को पता है कि 6% क्या होता है। जो 35% है, जो एल्बिडो ऑफ द अर्थ माना जाता है, वो क्या करता है कि वापस क्या है, अंतरिक्ष से ही वापस उसको क्या करता है, भेज देता है उन किरणों को, अंतरिक्ष में वापस भेज देता है। सूर्य से जो किरण आई है ना, वो वापस भेज देता है, कितना, 35%। और 35% में से जो 6% जो अमाउंट रहती है वो एटमॉस्फेयर की रहती है। वो एटमॉस्फेयर में जितने भी धूल कण वगैरह है उनसे टकराकर वापस चली जाती है वो। तो 6% के कारण क्या हो गया, गर्म हो गया। इस बात को आप समझिए। तो ये पहला कारण हो गया हमारा, ठीक है। ये पहली प्रक्रिया होगी जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, परिचालन। अब परिचालन में क्या होता है, किसी भी वस्तु में उसके पदार्थों के जो अणु है, हमें कोई भी वस्तु है हमारे पास, उसके जो पदार्थ में जो अणु है, और अणु आपस में है, आपस में साथ साथ पास पास में है वे अणु, और वो उनकी जो उनके द्वारा जो उष्मा में स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि जो पास पास अणु है वो क्या करेंगे, अगर एक गर्म है तो वो जो ठंडा है उसकी और क्या करेगा, प्रवाहित करेगा वो, या स्थानांतरण करेगा। तो उस स्थानांतरण को हम बोलते हैं, अणुओं के बीच जो स्थानांतरण होता है ना, उसको हम परिचालन बोलते हैं। और उससे क्या होगा फिर, ऐसे क्या होगा फिर, जो वस्तु है वो गर्म हो जाएगी, और इसके कारण हमारा क्या है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे जो अणु घूम रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं उष्मा को, ठीक है, वो एक दूसरे को स्थानांतरण कर रहे हैं उष्मा का। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। या फिर अगर अणु हमारे पास ठंडे है या दूसरा गर्म है, तो ज्यादा ठंडे है, अगर काफी सारे ठंडे है, तो वो क्या करे, ठंड को भी क्या करे, स्थानांतरित कर रहा है। ये दोनों में होगा, गर्म गर्म को करेगा और ठंडा फिर जो गर्म है उसको करने की कोशिश करेगा। ज्यादा जो चीज होगी
वो एक दूसरे पर क्या है, प्रभावित करेंगे एक दूसरे को, कहने का मतलब है। और प्रभावित करेंगे तो ठंडे को भी प्रभावित कर सकते हैं और गर्म को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन दोनों कंसेप्टों को आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्थिव विकिरण। ये पार्थिव विकिरण क्या होती है? अभी भी मैंने ऊपर बताया है कि जैसे ही सूर्य से किरण आती है, पृथ्वी से टकराती है, पृथ्वी से टकराकर वापस वायुमंडल में जाती है, तो वो वापस वायुमंडल में जाके अणु, वहां पे जो गैसेज है या फिर धूल कण है, उनसे टकराएगी तो क्या करेगी, वहां पे उनको गर्म करेगी, बिना किसी माध्यम से, बिना किसी माध्यम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो ऊष्मा का स्थानांतर है, उसे तो हम विकिरण बोलते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में होने वाले विकिरण को धरातलीय विकिरण या पार्थिव विकिरण का हमने दर्जा दिया है, या हम उसको बोलते हैं। ये हमने दो नियम है जो पीछे हमने इंसुलेशन वाली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़े थे, जो वेन का विस्थापन नियम और स्टीफन बेल्जमैन का जो नियम है, ये दो नियम पर लागू होते हैं। और दो नियमों से हम इस चीज को समझते हैं कि पार्थिव विकिरण हमारे एटमोस्फेयर को क्या कर रही है, गर्म कर रही है, ठीक है। यदि बात समझ गए। अब नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी का मतलब जो वस्तु अपनी ओर आने वाली जितनी भी किरणें हैं या जितनी भी विकिरणें हैं, या उनको सभी को अपने अंदर अवशोषित कर ले, अपने अंदर समाहित कर ले, उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। जैसे कि हम ब्लैक कलर से डिनोटेड करते हैं कि जो एनर्जी है वो ज्यादा ऑब्जर्व करती है, तो उसके उसमें तो हिंदी में इसको पूर्ण पूर्ण कृष्ण का बोलते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन का मतलब है कि जैसे कि कोई पदार्थ है हमारे पास, उसका द्रव्यमान यानी कि मास है कोई, उसके उसका जो मूवमेंट हो रहा है ना, उस मास का मूवमेंट के द्वारा एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा का स्थानांतरण, उस मूवमेंट के द्वारा, मास के जो मूवमेंट के द्वारा है ना, यानी कि द्रव्यमान है किसी वस्तु का, उसकी जो मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर, और उसके मूवमेंट के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है ना, उस स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है ना, उसको हम बोलेंगे संवहन, ठीक है। यह प्रक्रिया केवल हमें जो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती है, यानी कि तरल या गैस से प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या करती है, हमारे धरातल पर आती है और धरातल को गर्म करती हैं, और जिस कारण उस पे संपर्क में आने वाली जो हवा है उसके अंदर क्या है, अगर ठंडी है तो वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी, और हवा गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी, और गर्म होकर जब वह ऊपर उठती है, ऊपर उठ के क्या करेगी, वो वहां पे फैलना स्टार्ट करेगी, और फैलना जब स्टार्ट करेगी तो वो क्या करेगी, वहां पे जो स्थित वायु होगी कोई भी, या फिर उसके वायु को ठंडा करेगी या फिर गर्म करेगी, और गर्म ठंडी जब होगी, वहां पे ऊपर जाके वो ठंडी होगी, ऊपर जैसे ही जाएगी एटमोसफेयर में ठंडी होगी, तो उसके कारण क्या, वो भारी हो जाएगी, भारी होने से फिर वो नीचे आएगी, और नीचे आके फिर वो सिकुड़ जाएगी वहां पे। तो जैसे ही वो फिर वो भारी होकर सिकुड़ेगी, तो धरातल पर क्या होगा, तापमान, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यह कारण भी हमारा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस बात को शायद आप समझ गए होगे, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या है कि हवा ऊपर जाएगी तो वहां पे ऊपर जाके फिर फिर वापस नीचे आएगी, फिर वहां पे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, वो सिकुड़ेगी तो वहां पे टेम्परेचर क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि लेटेंट हीट है वो रिलीज करेगी उसके बाद, ठीक है। इस चीज का हम ध्यान रखना है। उसके बाद में आते हैं हमारे एडियाबेटिक टेम्परेचर, हम बोलते हैं, यानी कि एडियाबेटिक टेम्परेचर हम किसे बोलते हैं कि जब वायु है, जो हवा है, उसके तापमान में जो तापमान में जैसे अभी देखते हैं हम, ऊपर जाने के बाद क्या होगी, वो टेम्परेचर में सिकुड़ना स्टार्ट होगी, ठीक है, ठंडी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठीक है, डाउन हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे सिकुड़ेगी तो क्या करेगी, वो लेटेंट हीट को रिलीज करेगी, और लेटेंट हीट को जब रिलीज करेगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा वहां का हाई हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं, यानी कि वायु के तापमान में उसके फैलने या सिकुड़ने पर होने वाले जो तापमान में परिवर्तन है जो होगा ना, उसे हम एडियाबेटिक परिवर्तन बोलेंगे। अब ये एडियाबेटिक परिवर्तन है हमारा, ठीक है, वो हमें दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक तो शुष्क एडियाबेटिक, एक आर्द्र एडियाबेटिक, ठीक है। तो शुष्क में क्या होगा कि जब सूखी हवा ऊपर जाएगी, ऊपर उठेगी या नीचे उठेगी, और जिसके ऊपर उठने से और नीचे उठने के कारण क्या होगा, जो तापमान में बदलाव होगा उसको हम बोल देंगे शुष्क। और जो आर्द्र में क्या होगा, जब संघनन होता है, यहाँ पे गलत लिख रखा है, संघनन आएगा यहाँ पे, कोई मिस्टेक होगी टाइपिंग, ठीक है। तो संघनन के बाद बाद क्या होगा कि जो हवा ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने पर तापमान में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, वहां के टेम्परेचर में कमी आ जाएगी, ठीक है। और उसकी दर टेम्परेचर में कमी आने के बाद क्योंकि क्यों आएगी वहां पे, जब संघनन होगा तो उष्मा क्या होगी, गुप्त उष्मा वायु में मिल जाएगी, और तापमान में इस तरह से परिवर्तन को जब हो, इस तरह से जो परिवर्तन होगा ना, उसको हम एडियाबेटिक परिवर्तन बोलेंगे, आर्द्र एडियाबेटिक परिवर्तन हम उसको
बोलेंगे, यहाँ पे भी आर्द्र आएगा, आधार नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। दोनों चीजों का हमें शुष्क में क्या होगा कि जब सूखी हवा ऊपर उठेगी और नीचे आएगी, जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर में बदलाव देखने को हमें मिलेगा, उसे ड्राई एडियाबेटिक चेंज बोल देंगे। ठीक है, और जो आर्द्र के कारण जैसे ही हमारी संघनन होगा और वहां पे गुप्त उष्मा रिलीज होगी, तो उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, और जिसको हम बोलेंगे आर्द्र एडियाबेटिक परिवर्तन। ठीक है, या मॉइस्चर एडियाबेटिक चेंज बोल देंगे उसको। ठीक है, या फिर सैचुरेटेड। ठीक है, ये इंग्लिश वाले वर्ड भी हमें थोड़े ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब टेम्परेचर को हमने पहले भी वीडियो में कर चुके हैं, जो टेम्परेचर को क्या है प्रभावित, अक्षांशीय हमें टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करेगा। आप देखो, अब जैसे हमारी पृथ्वी है, तो आप सभी को पता है भूमध्य रेखा पर क्या होता है, हमारा सूर्य लंबवत होता है, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाता है तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, अब सागर तल से ऊंचाई, अब आपने देखा होगा कि ऊंचाई, सागर तल से ऊंचाई भी क्या करेगा, तापमान को प्रभावित करेगा। कैसे, अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या है, हमारा टेम्परेचर ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, जिसमें हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। उसके कारण ये लिखा गया है कि सागर तल से ऊंचाई जितनी होगी हमारी, उतना ही टेम्परेचर वहां पे हमें कम देखने को मिलेगा। अब सागर तल से दूरी, थर्ड पॉइंट है हमारा सागर तल से दूरी। अब सागर तल से दूरी जो होगी, तो सागर है हमारे पास, जैसे कि ये कोई है, सागर हो गया, और यहाँ पे है क्या हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, लगा लो कोई, यहाँ पे रह रहे हैं लोग, और यहाँ पे क्या है साथ में, ये कोई सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे सूर्य की किरण आएगी, तो यहाँ की जितनी भी एयर होगी यहाँ के आसपास की, तो वो क्या हो जाएगी, उसमें क्या मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यानी कि वहां पे क्या होगी, हमें ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। स्थल और जल का भी प्रभाव यही होगा, क्योंकि जहाँ पे स्थल ज्यादा है, जैसे राजस्थान में स्थल ज्यादा है, उसके आसपास क्या है, कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, तो वाटर बॉडी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, फिर टेम्परेचर हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, और जल जल के पास हमारे टेम्परेचर क्या है, कम देखने को मिलता है। यही वेरिएशन हमें देखना है। अब धरातल की प्रकृति, अब धरातल, अब जैसे जैसे कि राजस्थान में क्या बालू रेत है, तो वहां पे क्या होगा, हमें टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा। कहीं किसी किसी जगह पे घास ज्यादा है, ठीक किसी जगह पे वन ज्यादा है, तो वो क्या है, धरातल की प्रकृति है, वो प्रवृत्ति है, और वहां पे क्या होगा, फिर टेम्परेचर हमें कम, वेरिएशन टेम्परेचर का हमें देखने को मिलेगा। फिर सागरीय धाराएं, अब गर्म धाराएं होगी, तो गर्म धारा जहां जहां की जाएगी, वो क्या करेगी, वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ठंडी धाराएं जहाँ पे होगी, वो टेम्परेचर को वहां पे क्या कर देगी, शून्य कर देगी, या ठंडा कर देगी उसको। ठीक है, जैसे ग्रीनलैंड के पोर्शन पे जो धाराएं आती है, वो क्या कर रही है, वहां पे आके उसको ठंडा कर रही है, उस एक क्षेत्र को क्या कर रही है, ठंडा कर रही है। शीतलहर, हमारे इंडिया में शीतलहर जो चल रही है अब, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वहां पे ठंडा कर रही है इन चीजों को, तो वहां के टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगी, जो टेम्परेचर है उसको प्रभावित करेगा, वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है वायु, नेक्स्ट है क्या, वायुमंडल के तत्व। और वायुमंडल के तत्व तो हमेशा ही प्रभावित करेगा टेम्परेचर, जैसे कि बादल आ गए अभी। ठीक है, तो बादल आ गए, तो वहां पे क्या होगा, सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाएगी, सूर्य की किरण नहीं पहुंचेगी, तो वहां का टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण भी हमें क्या है, टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थलीय भाग में 21 जुलाई 1983 को न्यूनतम वायु तापमान यानी कि -89 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। ये हमें याद रखना है भाई, ये अंटार्कटिका में क्या है कि किया गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जून 2017 का। तो समान तापमान में जमीन की सतह जल की तुलना में अधिक तेजी से तथा अधिक गर्म होती है। ये बात ठीक है, बिल्कुल, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका कारण क्या है, वो देखो, जमीन का विशिष्ट तापमान जल की विशिष्ट तापमान से अधिक होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात गलत है, तो इसमें हमारा सी आंसर है वो ठीक हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर गलत है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, इसमें हमारा सी आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 का होना चाहिए क्वेश्चन, 2024 का है में भी ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हम देखें नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए। विषुवत द्वीप यानी कि जो हमारे विषुवत रेखा पर द्वीप है, उसका टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय तट है, वहां पे अधिक होना चाहिए, या फिर ध्रुवीय हिमटोपियों पर अधिक होना चाहिए। तो ध्रुवीय हिमटोपी तो अधिक बिल्कुल नहीं होगा। और ठीक है, मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय
अब मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय में हमारा टेम्परेचर क्या है, हमें अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, मिड एल्टीट्यूड उसमें बोला है कि जो भूमध्य रेखा के जो आसपास का इलाका है वहाँ पे टेम्परेचर में जो उसके साथ का जो इलाका है वहाँ पे टेम्परेचर में देखने को अधिक मिलेगा। तो डी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। इस टॉपिक की या किसी भी टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्योग्राफी.net GRF। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।